पाठ 8 सोना सोना। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने सोना नाम की एक हिरणी की जीवन कथा का मार्मिक रेखाचित्र खींचा है। आइए पढ़ें। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोत्री सुष्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध होने के कारण तथा बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या आप कृपया करके उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी उचित देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पहले मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राणजीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पूरी नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के मोती की। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान में छलांग भरते हुए हिरणों के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। मैं प्राय सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजक कैसे कहता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य बंदूक से निशाना साधकर उड़ते गाते पक्षियों को ढेले के समान गिरा देता है। शत विशत रक्त स्नत उन मृत लघु जीवों में न संगीत रहता है और न सौंदर्य, परंतु मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पशु जगत में भी मनुष्य ऐसी ही ध्वंस लीला करता है। हिरन जैसा सुंदर और निरीह पशु दूसरा नहीं है। इसकी आंखें तो करुणा की मूर्ति ही है। इसके गतिमय सजीव सौंदर्य से अधिक मनुष्य को इसका आखेट रुचिकर लगता है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। वन में आराम करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ अपने नवजात शिशु के कारण भागने में असमर्थ रही। नवजात शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी हिरण के साथ उसके शिशु को भी उठा ले आए। उनके परिवार की एक महिला ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। उनके घर की एक बालिका उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, बचने की आशा भी धूमिल ही थी। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसे बहुत कठिनाई से दूध पिला पाते। धीरे धीरे उसने रात में मेरे पलंग के पास ही सटकर बैठना सीख लिया था।
अंधेरा होते ही वह पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी इस प्रकार से निश्चित ही था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। कोई छात्रा सोना के माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। उसके मेस में पहुंचते ही नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। छात्रावास का जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब चलती और कभी उस पर खेलती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय मेरे पास नहीं है, परंतु वह ठीक मेरे भोजन के समय भीतर आ जाती और मेरा खाना समाप्त होने तक वहीं खड़ी रहती। कुछ चावल, रोटी आदि भी उसको प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर उसे सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। ये सर्कस जैसा खेल चलता रहता।